मेरठ में किन्नरों के दो गुट आपस में भिड़ गए। बीच सड़क पर दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। दरअसल असली और नकली को लेकर किन्नरों के दो गुट आपस में भिड़ गए। पहले दोनों गुटों में कहासुनी हो रही थी, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। वर्चस्व की लड़ाई में दोनों गुट एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। कोई किसी के बाल खींच रहा था तो वहीं कोई किसी पर थप्पड़ों की बरसात कर रहा था। वहीं सड़क पर किन्नरों में घमासान को देखते हुए वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं सड़क से गुजर रहे एक आदमी ने इस घटना को अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस घटना के बारे में पुलिस का कहना है कि इस मामले में कोई शिकायत नहीं आई है और जैसे ही कोई शिकायत आएगी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। चीन और ताइवान में बढ़े तनाव ने मल्टीनेशनल कंपनियों की टेंशन बढ़ा दी। युद्ध की आशंका के बीच कई कंपनियों ने ताइवान से अपने कर्मचारियों को निकालने का प्लान तैयार कर लिया और जल्द ही वो अपने कर्मचारियों को ताइवान से निकालने पर फैसला ले सकती हैं। असल में रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से हजारों डॉलर का नुकसान उठा चुकी कंपनियां अब कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती और इसीलिए जैसे ही चीन और ताइवान में टेंशन बढ़ी, कंपनियों ने अपनी संपत्ति और कर्मचारियों को वहां से निकालने के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन जंग की वजह से कई मल्टीनेशनल कंपनियों को हजारों करोड़ डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। इसीलिए ताइवान और चीन के बीच युद्ध की आशंका को लेकर कंपनियां सतर्क हो गई हैं। हालांकि अभी तक किसी भी कंपनी ने ताइवान छोड़ने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से ताइवान को घेरकर चीन लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है, उससे कंपनियां अलर्ट हो गई हैं और इसीलिए उन्होंने अभी से ताइवान को लेकर प्लान बनाना शुरू कर दिया ताकि अगर जंग हो भी तो उन्हें नुकसान न उठाना पड़े। बीते कुछ सालों में गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने ताइवान में अपना कारोबार बढ़ाया है, लेकिन अब चीन ताइवान में जंग जैसे हालात बनते देख बड़ी बड़ी कंपनियों के भी पसीने छूट रहे हैं। जानकारी के मुताबिक फॉर्च्यून 500 में शामिल 7 कंपनियों ने अमेरिका की सुरक्षा फर्म ग्लोबल गार्जियन से युद्ध की स्थिति पैदा होने से ठीक पहले अलर्ट करने को कहा ताकि अगर युद्ध हो भी तो वो ताइवान से अपने कर्मचारियों और संपत्ति को हटा सकें। ईडी ने मुख्तार अंसारी के भाई के ठिकानों पर छापे मारे। ईडी ने मुख्तार अंसारी के भाई और सांसद अफजाल अंसारी के दिल्ली और लखनऊ के ठिकानों पर छापेमारी की और कई दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए। अफजाल अंसारी पर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज है। वो अभी जेल में है और अब ईडी कार्रवाई कर रही है। दिल्ली के डीपीएस आरकेपुरम ने 50 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर वहां स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान वहां एक ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया। सारे पल याद रखने योग्य है क्योंकि ये जर्नी किसी ने एक ने नहीं की, किसी एक पल में नहीं हुई। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने धान की चोरी के आरोपों को गलत बताया। ये मामला 2013-14 का है, जब सुधाकर सिंह के खिलाफ गबन का केस दर्ज किया गया था। ये उन्हीं के द्वारा किया हुआ घोटाला है, उन्हीं के लोगों के द्वारा किया हुआ घोटाला है, मैंने थोड़ी न किया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक संदिग्ध नाव से AK-47 राइफल मिलने के बाद पूरे राज्य में समंदर के किनारे बसे सभी इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। इस घटना के बाद 26/11 जैसे आतंकी हमले की साजिश की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया और ऐसा इसलिए क्योंकि 26 नवंबर 2008 को आतंकी नाव के जरिए ही हथियार लेकर मुंबई में दाखिल हुए थे, जहां उन्होंने तबाही मचा दी थी। उस वक्त पुलिस और खुफिया एजेंसियों की चूक को हमले की वजह माना गया था। इसीलिए इस बार सुरक्षा एजेंसियां 2 संदिग्ध नावों की खबर मिलते ही एक्शन में आ गईं, क्योंकि रायगढ़ में समंदर के किनारे जो 2 संदिग्ध नाव मिली, उनमें एक में 3 AK-47 राइफल और बड़ी संख्या में कारतूस रखे गए थे, जिसके बाद नाव को जब्त कर जांच तेज कर दी गई और त्योहारों के सीजन को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई। फेस्टिवल का सारा सीजन चल रहा है, ऐसे समय कोई भी रिस्क नहीं ली जा सकती। वहीं संदिग्ध नाव बरामद होने के बाद रायगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और शुरुआती जांच में पता चला कि ये संदिग्ध नाव ओमान से निकली थी और अरब सागर के रास्ते रायगढ़ के पास पहुंची थी, जिसकी वजह से सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए, क्योंकि आतंक का पाकिस्तान ओमान कनेक्शन कोई नया नहीं है। इससे पहले 2021 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिन 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, वो भी ओमान से समंदर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे थे और उन्होंने पूछताछ में यह कबूल किया था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने उन्हें ओमान से पाकिस्तान तक पहुंचाने के लिए समंदर के रास्ते का इस्तेमाल किया था। इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि ओमान से नाव के जरिए हथियार भेजने की ये पाकिस्तान की बड़ी साजिश हो सकती है, ताकि वो इंटरनेशनल फोरम पर खुद को पाक साफ साबित कर सके। उधर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक गांव में खेत में एक अजगर को देखकर लोगों में दहशत फैल गई। बताया गया कि वो अजगर वहां से हिल नहीं रहा था, क्योंकि शिकार करने के बाद वो वहां से भागने की हालत में नहीं था, इसलिए वो कई घंटों तक एक ही जगह पर पड़ा रहा, जिसे देखकर गांव वाले काफी डर गए। उन्होंने तुरंत इसकी खबर वन विभाग को दी।
जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे और उस अजगर को उन्होंने पकड़कर एक बोरे में डाल दिया। तब जाकर गांव वालों की जान में जान आई। बाद में वन विभाग की टीम ने उस अजगर को गांव से दूर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। इसकी जानकारी मिलते ही गांव के कई लोग वहां जुट गए थे। गहलोत सरकार के खिलाफ फिर प्रदर्शन हुए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और जालौर में हुई छात्र की मौत का मामला उठाया। हम लोग की मांग ये है कि इसको जल्द से जल्द फांसी हो। राजस्थान बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरा और राज्य में कानून व्यवस्था खराब होने की बात कही। वहाँ कानून की इस तरह से दुर्गति हो और जंगल राज जैसा दिखाई देता है। राजस्थान सरकार ने साफ किया कि जालौर मौत केस का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। इधर उत्तर प्रदेश से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पतंग की डोर से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग लगने की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि ट्रांसफार्मर में लगी आग तेजी से फैलती जा रही थी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें भयानक लपटें दिखाई दी। लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती नजर आई। देखकर ऐसा लगा मानो आग हर चीज को जलाकर राख कर देगी। आग लगने की वजह से ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने की कोशिश करते दिखे। वहीं प्रशासन ने पूरे इलाके को खाली करवा दिया। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहां कई और ट्रांसफार्मर भी रखे हुए थे। अगर उनमें भी आग लग जाती तो नुकसान और बड़ा हो सकता था। यूक्रेन की यात्रा पर गए तुर्की के राष्ट्रपति की जेलेंस्की और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से मुलाकात हुई। जंग के बीच रूस और यूक्रेन में पिछले महीने अनाज निर्यात पर एक समझौता हुआ था, जिसमें तुर्की ने बड़ा रोल निभाया। और कहा जाने लगा कि रूस और यूक्रेन के बीच अनाज समझौता तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन की कोशिशों का ही नतीजा था, जिसके अगले महीने एर्दोआन यूक्रेन पहुंचे। उनका यह दौरा तब हो रहा है जब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस भी यूक्रेन में हैं और इन दोनों नेताओं की जेलेंस्की के साथ एक मुलाकात होने की भी खबर है। लेकिन ये सब तो वो है जो दिख रहा है, लेकिन जो नहीं दिख रहा वो ये कि तुर्की रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर की कोशिश कर रहा है। और अनाज समझौता तुर्की की उन्हीं कोशिशों का पहला पड़ाव था, जिसके बाद तुर्की को रशिया यूक्रेन के मध्यस्थ रोल के रूप में देखा जाने लगा। और कहा जा रहा है कि अपने इसी रोल को निभाने के लिए ही एर्दोआन यूक्रेन पहुंचे, जहां यूएन महासचिव की मौजूदगी में उनकी जेलेंस्की से बात हुई। कहा जा रहा है कि एर्दोआन चाहते हैं कि अनाज समझौते के बहाने रूस और यूक्रेन की बात सीज फायर तक पहुंच जाए, क्योंकि इस समझौते ने जंग रुकने की थोड़ी ही सही लेकिन उम्मीद तो जगा ही दी है। क्योंकि जो रूस और यूक्रेन एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, उन्होंने अनाज समझौता किया, जिसका क्रेडिट तुर्की को दिया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि दोनों देशों के प्रतिनिधि एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहते थे। खासकर यूक्रेन, वो तो किसी की सुन ही नहीं रहा था, लेकिन तुर्की ने उसे समझाया, जिसके बाद दोनों देशों के प्रतिनिधि पिछले महीने तुर्की पहुंचे। लेकिन खबर आई कि वो एक साथ एक मेज पर नहीं बैठे और बारी बारी से अनाज से जुड़े मिरर समझौते पर साइन किया। मिरर समझौता वो होता है जिसमें किसी प्रस्ताव को बिना किसी बदलाव के स्वीकार किया जाता है। यानी तुर्की ने जंग की आग में जल रहे यूक्रेन और गुस्से की आग में जल रहे रूस दोनों को मना लिया, जिसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति का बयान आया था कि यह समझौता युद्ध खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम है और वो शांति कायम करने तक चुप नहीं बैठेंगे। कहा जा रहा है कि यूक्रेन यात्रा पर एर्दोआन इसी मकसद से पहुंचे, क्योंकि माना जा रहा है कि वो मोमेंटम बनाकर रखना चाहते हैं और यूक्रेन को इस बात के लिए मनाना चाहते हैं कि वो रूस से युद्ध विराम पर बात करे। क्योंकि इससे पहले जब भी ये बात हुई तो यूक्रेन ने बोल दिया कि वो आखिरी दम तक लड़ेगा, लेकिन घुटने नहीं टेकेगा। इस चक्कर में यूक्रेन 6 महीने से जंग की आग में जल रहा है, क्योंकि ना अमेरिकी सेना उसका साथ देने आई और ना यूरोप के दूसरे देशों ने सेना भेजी, जिसका नतीजा ये हुआ कि यूक्रेन की सेना रूस की विशाल सेना से अकेले ही लड़ रही है। इस जंग का अंत नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि रूस की मिसाइलें वक्त बेवक्त यूक्रेन के लोगों पर बरस रही हैं। कई जगहों पर रूस की सेना का कब्जा होने की भी खबर है। ऐसे हालात में तुर्की ने सीज फायर की उम्मीद जगाई, क्योंकि उसी की वजह से काला सागर के किनारे बसे यूक्रेन के ओडेसा से अनाज का निर्यात शुरू हो पाया और जंग के बीच यूक्रेन का जहाज अनाज लेकर इथियोपिया रवाना हो गया। तुर्की के केवल यूक्रेन से ही नहीं बल्कि रूस से भी ठीक ठाक संबंध है। नेटो में रहते हुए तुर्की ने रूस से नजदीकी बनाई हुई है, फिर चाहे वो स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में शामिल करने का मामला हो या S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील का। दोनों ही मामलों में तुर्की ने अमेरिका को ठेंगा दिखाया और रूस के साथ खड़ा नजर आया। माना जा रहा है तुर्की का वही स्टैंड अब काम आ रहा है, जिसकी मदद से वो रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करके जंग खत्म करना चाहता है। खबर है कि पाकिस्तान ने चीन के सपने पर हथौड़ा चलाते हुए CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के काम की देखरेख करने वाली अथॉरिटी को भंग कर दिया। चीन ने ही पाकिस्तान में CPEC का काम देखने के लिए इस अथॉरिटी को बनाया था।
लेकिन पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने उस अथॉरिटी को खत्म कर दिया। इसे चीन के CPEC प्रोजेक्ट के लिए एक बड़े झटके की तरह देखा जा रहा है, जो पहले से ही कछुए की चाल चल रहा था। असल में 2015 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को लेकर चीन ने पाकिस्तान को बड़े बड़े सपने दिखाए थे। इसके बहाने ही चीन ने पाकिस्तान को कर्ज के ऐसे जाल में फंसा दिया कि वो कराहने लगा। लेकिन माना जा रहा है कि अब पाकिस्तान नींद से जाग चुका है और वो चीन के मकड़जाल से निकलने के लिए बुरी तरह छटपटा रहा है, और इसीलिए उसने चीन के एक बड़े सपने पर सबसे तगड़ी चोट करने में भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई, ये जानते हुए भी कि CPEC के लिए चीन ने पानी की तरह पैसा बहाया है और उसमें हो रही देरी के लिए वो कई बार पाकिस्तान को लताड़ लगा चुका है। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने उल्टा चीन को ही आंखें दिखा दी। उसने प्रोजेक्ट में देरी के लिए चीन को जिम्मेदार बता दिया। पाकिस्तान ने दावा किया कि चीन ने सुरक्षा का बहाना बनाते हुए कई बार काम में अड़ंगा डाला। इसी वजह से CPEC के कई प्रोजेक्ट पूरी तरह लटक गए, जिसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने CPEC अथॉरिटी को भंग करने का कदम उठा लिया, जिसने चीन के अरब सागर तक पहुंचने की हसरत पर पानी फेर दिया, क्योंकि चीन CPEC प्रोजेक्ट के जरिए इस इलाके में दबदबा बनाने की कोशिश में जुटा है। लेकिन अब ऐसा होना मुश्किल दिख रहा है। खासतौर पर पाकिस्तान के तेवर देखकर तो ये प्रोजेक्ट खटाई में पड़ता दिख रहा है। जो हाईवे, रेल और पाइपलाइनों का 3000 किलोमीटर लंबा रूट है, ये रूट उत्तर पश्चिमी चीन के शिनजियांग प्रांत से होकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक जाता है। चीन ने दावा किया था कि वो अरब सागर के किनारे बसे पाकिस्तान के ग्वादर शहर की काया पलट देगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि शहर की हालत पहले से भी बदतर हो गई। इस बीच ये भी कहा गया कि चीन का मकसद ग्वादर शहर की सूरत बदलना नहीं, बल्कि वहां अपनी नौसेना का बेस बनाना है। लेकिन CPEC पर मार पड़ी तो चीन का ये सपना भी टूट जाएगा। दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी करेंसी और सोना बरामद किया गया। राजधानी के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर 2 लोगों के पास से करीब 28 लाख रुपए की विदेशी करेंसी पकड़ी गई। आरोपियों ने ये करेंसी चूड़ियों के डिब्बों के अंदर छिपाकर रखी थी। मुंबई एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी के आरोप में 5 यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया।